गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में। हम जो है फेडरलिज्म चैप्टर जो सेकंड है पॉलिटिकल का वो पढ़ रहे हैं। कुछ चैप्टर हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ लिया है। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है पार्ट फर्स्ट और चैप्टर फर्स्ट की और सेकंड चैप्टर की पार्ट फर्स्ट की, वो लोग जाके उसकी वीडियोस देख सकते हैं। आप इस आई आइकन को क्लिक करके यहाँ से इन वीडियोस को देख सकते हैं। मैंने आपको समझा दिया था फेडरलिज्म क्या होता है, किस तरीके का होता है। तो आज हम देखेंगे कि इंडिया को फेडरल कंट्री कैसे बनती है, कौन से फीचर्स हैं जो इंडिया को फेडरल कंट्री बनाते हैं। तो हम देखते हैं कि हमने देखा था कुछ एग्जांपल्स हमने देखे थे कि कुछ छोटी कंट्रीज़ थे, जैसे कि बेल्जियम एंड श्रीलंका का हमने एग्जांपल देखा। तो लोगों को काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम्स थी वो फेस करनी पड़ी। क्यों? बिकॉज ऑफ डाइवर्सिटी। काफ़ी सारी डाइवर्सिटी थी उनके वहाँ, काफ़ी सारे धर्म के लोग रहते थे। इंडिया से ज़्यादा नहीं थी, ये भी हमने देखा था कि कुछ कंट्री जैसे कि, पर उन कंट्रियों का क्या, जैसे कि इंडिया है जहाँ इतनी सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है कि हर 1 किलोमीटर के बाद लैंग्वेज चेंज हो जाती है। इतने सारे धर्म हैं कि लोगों को नाम भी आसानी से याद नहीं होते हैं। तो ऐसी कंट्री, इतनी वास्ट कंट्री, इतनी बड़ी कंट्री, और इतनी बड़ी कंट्री में इतने सारे धर्म के लोग, इतनी सारी भाषाएं, इतने सारे ट्रेडिशन, इतने सारे त्यौहार, इतने सारे मेले, इतने सारे नृत्य, इतनी सारी संस्कृति, सब कुछ इतना सारा है। तो उसके बाद इंडिया अपने आप को कैसे मैनेज करता है और आज भी कैसे अपना सुखी जीवन जो है जी रहा है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है काफ़ी इंडिपेंडेंट उसके बाद हमारा बना। हमें एक बहुत ही ज़्यादा खूंखार पार्टीशन से गुजरना पड़ा, जो कि बहुत ही दुखदाई पार्टीशन था। आप जैसे कि आप सब लोगों को पता है, अगर आप हिस्ट्री की थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं तो आपको पता होगा कि जब इंडिया का डिवाइडेशन हुआ था तो इंडिया जो था, एक पाकिस्तान पहले इंडिया का ही पार्ट था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, मुसलमानों के अलग राज्य की मांग करने की वजह से, अलग राष्ट्र की मांग करने की वजह से क्या हुआ, इंडिया का डिवाइड हो गया। इंडिया 2 पार्ट में बढ़ गया, इंडिया एंड पाकिस्तान। इसके बारे में पता होगा। और ये भी आप लोगों ने सुना ही होगा कि बहुत जो है एक दूसरे में लोगों में लड़ाई झगड़े हुए, हिंदू मुसलमानों में बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ, तब जाके हमें आज़ादी मिली थी। जैसे किसी अंग्रेजी अधिकारी ने कहा भी था कि हम आपको आज़ादी तो दे रहे हैं, लेकिन एक ऐसा जहर का बीज बो के जा रहे हैं, उसके ऊपर ही हम आपको आज़ादी दे रहे हैं, जिसका परिणाम आपको ज़िंदगी भर भुगतना पड़ेगा। तो हम उस समय तो लोगों को समझ में नहीं आया, पर आज इंडिया और पाकिस्तान की जो अच्छी रिलेशंस हैं उनको देख के समझ में आ ही जाता है कि वो उससे उस समय क्या कहना चाह रहा था। तो देखिए कि क्या हुआ कि इंडिपेंडेंस के बाद ही कुछ सेवरल प्रिंसली स्टेट्स थे, यानी हमारी कुछ रियासतें थी, जैसे कि आपने सुना होगा जो राजा महाराजाओं के अंडर में आती थी, वो इंडिया के पार्ट बने। उन्हें भी हमने इंडिया में मर्ज किया और इंडिया एक होल कंट्री बनकर तैयार हुआ। हैदराबाद, जूनागढ़, मणिपुर, ये उस समय की रियासतें हुआ करती थी, बड़ी बड़ी रियासतें थी। राजा जो थे इन पर शासन करते थे। जैसे ही भारत और पाकिस्तान के बीच में बांटने का फैसला कर दिया गया पूरे भूभाग को, तो ये पूछा गया कि इन रियासतों से कहा गया कि आप चाहें तो पाकिस्तान में मिलिए, आप चाहें तो भारत में मिलिए, या फिर आप अपनी खुद की ही सॉवरन कंट्री बना के भी रह सकते हैं। तो इंडिया ने कहा कि अच्छा लगेगा कि इतना बड़ा नक्शा मेरा बना हुआ है, उसमें हैदराबाद जो है बीच में पड़ा है आराम से, और वो खुद की रियासत एक अलग कंट्री है और चारों तरफ से इंडिया से घिरा हुआ है। तो उसने कहा कि नहीं, ऐसा हमें टुकड़े में नहीं चाहिए, हमें पूरा इंडिया जो है बनाना है। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने जो है काफ़ी बड़ा इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वल्लभ भाई पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इन्होंने इसको बना दिया। तो ये थी। अब हम वापस पॉलिटिकल के ऊपर आ जाते हैं कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट डिक्लेयर करता है। अब आप पूछेंगे कि मैम आपने तो कहा था कि हम तो फेडरलिज्म पढ़ रहे हैं, तो ये यूनियन ऑफ स्टेट क्या है। तो देखिए, इंडिया ने इसे फेडरलिज्म घोषित ना कर फेडरेशन, इसे क्या वर्ड का यूज़ नहीं किया कॉन्स्टिट्यूशन में, और इसको कहा कि हम इंडिया क्या है, एज अ यूनियन ऑफ स्टेट है। ठीक है, यानी स्टेटों का संघ है।
इस क्यों? क्योंकि फेडरलिज्म और यूनियन, और हमने फेडरलिज्म तो अपनाया, लेकिन फेडरलिज्म हमने पूरी तरीके से नहीं अपनाया। हमने फेडरलिज्म का मतलब होता है कि पूर्ण रूप से विभाजन करना, यानी सरकार का अलग, केंद्र सरकार अलग कार्य कर रही है, राज्य सरकार अलग कार्य कर रही है। राज्य सरकार जो है अपने राज्य में कोई भी नियम कानून ला सकती है, केंद्र सरकार उसका और राज्य का आपस में कोई संबंध नहीं है। राज्य अपने क्षेत्र में कोई भी कार्य करने के लिए स्वतंत्र है, उसमें केंद्र हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसे हम कहते हैं कि मतलब पूर्ण तरीके से डिवाइड दे दिया, पूरी तरीके से विभाजन कर दिया। कि जैसे कि मैंने उस दिन आपको समझाया था, हमारे दादाजी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक फैमिली का एग्जांपल लेके मैंने आपको समझाया। हमारे जो ग्रैंडफादर हैं, किसी के भी ग्रैंडफादर हैं, उनके 3 बेटे हैं और उन तीनों के बेटों के 2-2 बच्चे हैं। ग्रैंडफादर यहाँ जो है वो क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट की भूमिका में है, और वो क्या है, सबों के ऊपर शासन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि ग्रैंडफादर ने क्या किया, तीनों बेटों को अलग कर दिया, बिल्कुल अलग कर दिया। अब ये जो क्या है, अपनी अपनी फैमिली में, यानी इनकी जो बच्चे हैं, इनकी जो वाइफ है, उनकी फैमिली में डिसीजन लेने का अधिकार सिर्फ इन्हें है। दादाजी अब इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इस तरीके की जो वो होती है कि पूर्ण रूप से डिवाइड कर दिया, उसे हम कहते हैं फेडरलिज्म। लेकिन जहाँ हम कहते हैं कि फेडरलिज्म और हमारे यहाँ क्या कहा गया, नहीं, ऐसा नहीं है कि राज्य अपना शासन खुद करेंगे, केंद्र में हस्तक्षेप नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। हमें अब आप इसको नीचे समझेंगे, देखिए कि क्या हुआ कि हमने इसके बारे में बताया कि हम देखते हैं कि हमने कुछ फीचर्स जो हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको कुछ प्रोविज़न अप्लाई किए इस यूनियन ऑफ स्टेट को समझने के लिए। जिसके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है ओरिजिनली 2 टायर सिस्टम जो है वो गवर्नमेंट के प्रोवाइड करता है, याद रखिएगा, ओरिजिनली 2 टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट देता है, जिसे हम यूनियन गवर्नमेंट, जिसे कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोलते हैं यूनियन गवर्नमेंट को, और दूसरी हमारी जो है हम इसे स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं। 2 टायर की बात की, लेकिन बाद में एक 3rd टायर सिस्टम भी लाया गया, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। उसे हमने बोला पंचायती राज एंड म्यूनसिपैलिटीज़। ये जो सिस्टम थे दोनों लाए गए, और हमने बोल दिया कि हमने इंडिया की पावर को 3 भागों में डिवाइड किया, यानी केंद्र सरकार के पास पावर है, राज्य सरकार है, और तृतीय स्तर पर जो सरकार आती है, यानी 3rd टायर जो गवर्नमेंट है वो हमारी लोकल गवर्नमेंट आती है, और लोकल गवर्नमेंट के अंदर आती है हमारी गाँवों में पंचायत चलती है, और हम जानते हैं शहरों में म्यूनसिपैलिटीज़ चलती हैं। ये डिफरेंस है इन दोनों में। ये मत सोचिएगा कि ये कौन सी है, पंचायत भी होती होगी, म्यूनसिपैलिटीज़ होती होंगी, ये दोनों एक ही शहर में होती हैं, ऐसा नहीं है। पंचायत गाँवों के लिए है और म्यूनसिपैलिटीज़ जो है वो शहरों के लिए होती है। ये होती है लोकल गवर्नमेंट्स के फॉर्म्स हैं। फिर हमने देखा कि कुछ डिफरेंट टायर्स भी हैं, जैसे कि इनके खुद के क्या है, जुडिक्शंस के भी हैं, कुछ फैसले ये जो है वो खुद ले सकती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियरली 3 तरीके की लिस्ट जो है प्रोवाइड की हैं, जिसमें इनकी लेजिस्लेटिव पावर्स को डिवाइड किया गया है स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट के बीच में। ये 3 लिस्ट कौन कौन सी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट हैं, इन्हें याद ज़रूर रखिएगा विद एग्जाम्पल। यूनियन लिस्ट जो होती है वो इंक्लूड्स करती है नेशनल इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स, जैसे कि जो राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होते हैं उनसे विषयों से संबंधित होती है। जैसे कि डिफेंस है, हमारी कंट्री के डिफेंस किस तरीके का होना चाहिए, किन हथियारों की हमें ज़रूरत है, हमें हथियार कहाँ से मंगाने हैं, किस तरीके की हमें फ़ोर्स तैयार करनी है, हमारी फ़ोर्स को कौन सी ट्रेनिंग दी जाएगी, उनका सिलेक्शन क्या होगा, ये सारी डिसीजन कौन करती है, केंद्र सरकार करती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। फॉरेन अफेयर्स से किस राज्य के साथ, किस राष्ट्र के साथ हमें कैसे संबंध रखने हैं, कौन सी कंट्री के साथ हमें फ्रेंडली रहना है, कौन सी कंट्री के साथ हमें कौन सा डिसीजन लेना है, ये सारे काम भी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। बैंकिंग, कम्युनिकेशन और हमारी करेंसी का जो देख रेख है वो भी आप जानते हैं RBI करती है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के में ही आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ही आती है, ये हम जानते हैं। वित्त मंत्रालय होता है उसका खुद का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो उसका जो हमारी करेंसी और कम्युनिकेशन वगैरह हैं वो भी क्या देखती है, यूनियन गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार ही देखती है। ये सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड किए गए क्योंकि ये एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनती है इनके ऊपर। यूनिफॉर्म पॉलिसी का मतलब है कि एक ही पॉलिसी इनके ऊपर जो है वो बनाई जाती है, एक ही तरीके का जो कानून है वो उनके ऊपर लागू किया जाता है, तो इसे पूरी कंट्री में। तो इसीलिए अगर हम क्या करेंगे कि डिफेंस का अपना स्टेट अलग डिफेंस चला रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना अलग वो चला रही है, तो कभी वो नहीं हो पाएगा। हमें यूनिफॉर्मिटी रखनी है इस सिस्टम के लिए कि करेंसी एक जैसी होगी तो उसकी देखरेख सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, क्योंकि पूरे देश में उसका काम होना है। इसीलिए क्या है,
सेम रूल्स होने चाहिए, वरना लोगों को समझने में दिक्कत हो जाएगी और उसे मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। अगर हर राज्य अपना अपना नियम बना के रखे, अपनी अपनी करेंसी चलाने लगे, तो हम इसको समझ सकते हैं कि ये जो है यूनिफॉर्मिटी का काम करती हैं। इसी वजह से जो है ये यूनियन लिस्ट में इनको डाला गया है। और ये जो यूनियन लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट्स आते हैं, इनके ऊपर क्या है, खाली सेंट्रल गवर्नमेंट ही जो है रूल्स बना सकती है, लॉज बना सकती है। लॉज का मतलब होता है कानून। कानून जो है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ही इनके ऊपर बना सकती है यूनियन लिस्ट के ऊपर। स्टेट लिस्ट वह लिस्ट होती है जिसके अंतर्गत सिर्फ स्टेट जो गवर्नमेंट जो है वो कानून बना सकती है। इसके अंतर्गत आते हैं पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। जैसे कि फॉरेस्ट है, ट्रेड यूनियंस हैं, मैरिज है। आप कहोगे मैरिज का स्टेट गवर्नमेंट से क्या काम है, तो देख लीजिए मैरिज का क्या काम है कि आपको मैरिज सर्टिफिकेट बनता है जिसको हमारी गवर्नमेंट अप्रूव करती है, तो ये जो है काम हमारी स्टेट गवर्नमेंट करती है। अडॉप्टेशन का काम, सक्सेशन यानी आपके उत्तराधिकारी, आपको कोई प्रॉपर्टी है वो आपकी प्रॉपर्टी है वो किसी और के नाम ट्रांसफ़र करनी है, सारे काम जो है स्टेट गवर्नमेंट करती है। लेकिन इस पर यूनियन गवर्नमेंट भी जो है वो कानून बना सकती है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। बोथ यूनियन एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट मेंशन इन दिस लिस्ट। क्योंकि स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, खुद के क्षेत्र में जो यूनियन लिस्ट में जो उसके में काम दिए हुए हैं उनके ऊपर तो कानून बनाएगी ही बनाएगी, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की जो लिस्ट है उसमें भी हस्तक्षेप कर सकती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमने पूर्ण फेडरलिज्म नहीं अपनाया, हमने यूनियन ऑफ स्टेट अपनाया है। यही है यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब, कि सेंटर को अलग नहीं किया गया है, कि सेंटर ऐसा नहीं है कि स्टेट के ऊपर झाँकेगी नहीं वो क्या काम कर रहा है, या उसके मैटर्स में बोलेगी नहीं, ये कह देगी नहीं ये काम ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, इसको किस तरीके से करो, मतलब इंटरफियर कर सकती है। तो इस पर दोनों एक गवर्नमेंट जो है कानून बना सकती हैं। लेकिन अगर दोनों गवर्नमेंट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, जाहिर सी बात है जहाँ दो व्यूज़ होते हैं, काफ़ी सारे व्यूज़ मिलते हैं और दोनों में से किसी ना कोई एक चीज़ से असहमत हो ही जाएगा। अगर दोनों में से कोई एक असहमत है तो भी हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है उसको प्रिविलेज दी जाएगी और कहा जाएगा कि जो फैसला जो यूनियन गवर्नमेंट ने लिया है वही राज्य सरकार को मानना पड़ेगा। अगर ये कहती है कि नहीं इसका पानी लेफ्ट से जाना चाहिए और हमारी केंद्र सरकार कहती है कि नहीं इसका पानी नदी का पानी जो है राइट से जाना चाहिए, तो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो क्या माना जाएगा कि जो उसने कहा है कि नहीं राइट से ही पानी जाना चाहिए इस नदी का, तो मतलब ये है कि यूनियन गवर्नमेंट का जो डिसीजन है वही इसमें माना जाएगा। ये सारे सब्जेक्ट जो थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था उस समय इनका डिवाइडेशन कर दिया गया था कि किस तरीके से जो यूनियन के काम क्या होंगे और स्टेट्स के काम क्या होंगे। अब सवाल आता है कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स ऐसे टॉपिक्स हैं जो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि बाद में आए। फॉर एग्जांपल जैसे साइबर क्राइम हम देख सकते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इनसे रिलेटेड रूल्स कौन बनाएगा? क्यों? क्योंकि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बना उस समय ये सब्जेक्ट नहीं थे, तो ये सब्जेक्ट ये समस्याएं अब आई हैं, तो अब इनके ऊपर लॉज कौन बनाएगा? तो इस सवाल का जवाब दिया और हमारी इसमें कहा गया कि इन सब्जेक्ट के ऊपर जो लॉज बनाए जाएंगे वो हमारी यूनियन गवर्नमेंट बनाएगी, उसको ये पावर दी जाएगी और इसे हम बोलेंगे रेसिड्यूरी सब्जेक्ट। इस लिस्ट को भी नाम दे दिए रेसिड्यूरी सब्जेक्ट, यानी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है उस समय और वो अब नए सब्जेक्ट बन चुके हैं जिनके ऊपर लॉज बनाने की हमें ज़रूरत है, तो उसके ऊपर ही लॉज हमारी यूनियन गवर्नमेंट ही बनाएगी। उसे हमने बोल दिया रेसिड्यूरी सब्जेक्ट। ठीक है, तो 3 तरीके की लिस्ट होती है, इनका भी आप ध्यान रखें। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी कि फेडरेशन का जो फॉर्म हमने अपनाया है वो होल्डिंग टुगेदर, यानी किसी को भी यहाँ जो है पावर कॉन्स्टिट्यूशन यूनिट्स में इक्वल्स पावर नहीं दी गई हैं। हमेशा हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को ऊपर रखा है। स्टेट गवर्नमेंट जो है इंडियन यूनियन में का ही पार्ट है, उसके लिए कोई अलग से पावर्स जो है मतलब इस तरीके की पावर नहीं दी गई है कि स्टेट जब चाहे अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दें। नहीं, वो हमेशा किसके अंडर में रहेंगे? सेंट्रल के अंडर में ही रहेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ हमारे यहाँ स्टेट्स हैं जिन्हें स्पेशल स्टेटस दिया गया है। स्पेशल स्टेटस जैसे कि हमारा असम है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, मिज़ोरम है, ये आर्टिकल 371 के तहत क्या है स्पेशल पावर्स जो है इन्हें दी गई हैं। इन्हें स्पेशल पावर्स किस लिए क्यों दी गई?
क्योंकि इनके कुछ हिस्टोरिकल और जो सोशल जो सर्कमस्टांसेस थी इनकी, उसकी वजह से जो है इन्हें स्पेशल पावर्स दी गई हैं, स्पेशल स्टेटस दिया गया है, जिससे कि ये क्या कर सकें, अपने लैंड को प्रोटेक्ट कर सकें, जो इंडिजीनियस पीपल्स के जो राइट्स हैं, क्योंकि वो उनको जो है प्रोटेक्ट कर सकें, उनके कल्चर को बचा सकें, उनका जो एम्प्लॉयमेंट है, गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, उन्हें वो प्रेफरेंशियल दे सकें। और हम जैसे कि हम जानते हैं कि इन स्टेट का अगर कोई परमानेंट मेंबर नहीं है, यानी कोई परमानेंट रेसिडेंट नहीं है इन सभी स्टेट का, तो वो वहाँ पर लैंड नहीं खरीद सकता। तो ये भी हम जानते हैं कि इसीलिए इन्हें स्टेटस दिया गया है, जिससे कि इनकी जो संस्कृति है, इनका जो कल्चर है, उनको वहाँ हानि ना हो, क्योंकि आप जानते हैं वहाँ अधिकतर ट्राइबल्स जो समूह हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि देयर आर सम यूनिट्स ऑफ इंडियन यूनियन विच एंजॉय वेरी लिटिल पावर। ये हमने देख ही लिया। देखिए कुछ छोटे छोटे स्टेट्स भी वो छोटी छोटी जो जगह हैं हमारे इंडिया में, वो भी रह गई थी, जो कि एक स्टेट के रूप में एग्जिटिंग नहीं कर पाई, मर्ज नहीं हो पाई। जैसे कि हमारा लक्षद्वीप है, दिल्ली है कैपिटल हमारी, ये क्या है, यूनियन टेरिटरीज बोले। क्यों? क्योंकि ये एक छोटे छोटे क्षेत्र थे, काफ़ी बड़ा एरिया जो था वो नहीं बन पाया, इस वजह से हमने इन्हें यूनियन टेरिटरीज भी बोला और इन्हें भी हमने उसमें हमारे डाला। और हम देखते हैं कि पावर शेयरिंग जो है यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का। इसे याद रखिएगा, क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का। हमारे यहाँ जो डिवाइड पावर शेयर की गई है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में, बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, इसका अभी किसी ने, हमारी जो जुडिशरी है, उन्होंने एक फैसले में कहा था कि बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म करे बगैर जो हमारी गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, संविधान में संशोधन कर सकती है। लेकिन जब उनसे ये पूछा गया कि सर बेसिक स्ट्रक्चर से आपका क्या मतलब है, तो उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर की कुछ फुल फॉर्म दी नहीं। वो बोल देते हैं कि जो भी संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, इसी वर्ड को यूज़ नहीं, इसे एक्सप्लेन नहीं किया गया है। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर से मतलब उन्होंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करते हुए बताया था कि जैसे कि हमारे जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि हमारी इक्वलिटी को हार्म नहीं होना चाहिए, लोगों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, जो आपने जो रूल्स बनाए हैं वो रूल्स जो है इस तरीके से चेंज ना किए जाएँ कि जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादा शक्तिशाली हो जाए और लोगों के ऊपर जो है उनके ऊपर जो है अन्याय करने लगे। तो इस तरीके के उन्होंने कहा कि इस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर बनाए जाएंगे तो वो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट होंगे, तो उन्हें जो है नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाएगा। तो हम जानते हैं कि पावर शेयरिंग पे को जो है एग्रीमेंट को जो बनाया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे, जिन चीज़ों को डाला गया है उसे चेंज करना इतना आसान नहीं है। पार्लियामेंट खुद उसे चेंज नहीं कर सकती कि आज उसने कहा कि नहीं ये पावर स्टेट के पास नहीं, मेरे पास होनी चाहिए, मुझे तो ये वाली पावर ही चाहिए स्टेट की, तो ये वाली पावर मैं ले लेती हूँ, जो विकास पावर है, मतलब मुझे ये वाली पावर नहीं चाहिए, ये वाली पावर में बहुत काम है, ये मैं स्टेट को दे देती हूँ। इस तरीके से यूनियन गवर्नमेंट जो है हमारी नहीं कर सकती है, क्योंकि ये जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर जो है इससे हार्म हो जाएगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। लेकिन इसमें क्या कहा कि अगर वो चेंज करना चाहती भी हैं तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, दोनों हाउस जो है पार्लियामेंट के, उनसे एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी से उसे पास करवाना पड़ेगा। उसके बाद हमारी जो स्टेट है, मतलब हाफ स्टेट जो है टोटल स्टेट्स में से, उन्हें भी उसे रेटिफाइड करना होगा। उसके बाद ही आप कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस कर सकते हो। बाकी हमारी जो जुडिशरी है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इन सभी जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रोविज़न है कि वो ठीक से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, ठीक से लागू हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इन सबों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर अगर पावर से संबंधित कोई भी डिस्प्यूट होता है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है वो डिसीजंस ले सकते हैं। गवर्नमेंट दोनों के पास अपनी अपनी कुछ पावर्स हैं, जैसे कि अपनी अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो दोनों को पूरा करनी होती हैं। कुछ टैक्स जो है स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, कुछ टैक्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, कैरी करती है, और ये इन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिन्हें वो अच्छे से शेयर करती हैं। और ये दोनों अच्छे से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एक दूसरे के अधिकारों का हनन तो नहीं कर रही हैं, इस काम का देख रेख कौन करती है, हमारी जुडिशरी करती है। ठीक है।
तो आज के लिए इतना बहुत है, आगे का चैप्टर हम कल पढ़ेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई वर्ड कहीं भी किसी भी पॉइंट पर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट कर मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। एंड थैंक यू।